नमस्कार। सभी का स्वागत है माइंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अरे भाई, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा, जय भोले की, हर हर महादेव। राम राम भाई सभी को। बड़ी खम्मा खम्मा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ भाई, आ जाओ। गुड इवनिंग। देखो भाई, अपने यहाँ पर कोरोना और जो गर्मी है वो निरंतर बढ़ रही है, और इस दौरान आप घर पर रहकर अपनी जो पढ़ाई है उस पढ़ाई को निरंतर रूप से अंजाम दे रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं महेंद्र चौधरी आपके लिए कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिनके बारे में हम आज विश्लेषण करते हैं। पिछली क्लासों में हमने जो करंट अफेयर की परिचर्चा की थी, आज और फिर हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखना, मुक्ति कारवा बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ही नंबर का जो क्वेश्चन है, मुक्ति कारवा अभियान का संबंध किससे है? मुक्ति कारवा अभियान का संबंध किससे है? सॉरी, मुक्ति कारवा जन जागरण अभियान का संबंध किससे है? तो मुक्ति का पहले नंबर का जो ऑप्शन होगा वो नशा मुक्ति, 2 नंबर का होगा दहेज मुक्ति, 3 नंबर का बाल संरक्षण और 4 नंबर का होगा मौसम मुक्ति। तो यहाँ पर ये जो मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पर ध्यान में रखना, शोषण है, बालकों के शोषण से संबंधित, यानी ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। तो इसमें जो सही आंसर क्या होगा, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देने की फटाफट कोशिश करना मेरे शेर और शेरनियों, फटाफट आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? नशा मुक्ति होगा, या बालकों के शोषण से होगा, या दहेज मुक्ति होगा, या मौसम युक्ति से संबंधित होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सॉरी, इसका जो सही आंसर होगा वो बालकों के शोषण से संबंधित है। मुक्ति कारवा अभियान का संबंध किससे है? बालकों के शोषण से संबंधित है। और अपन बात करते हैं कि ये जो जन जागरण अभियान है मुक्ति कारवा का, इसे कब लॉन्च किया गया, इसे हरी झंडी कब दिखाएगी और किसके द्वारा, यानी इसका 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं। तो अपन बात करते हैं कि मुक्ति कारवा अभियान को हरी झंडी किसके द्वारा दिखाएगी और ये कब लॉन्च किया गया। तो अपन बात करते हैं, इसको लॉन्च किया गया था 31 जनवरी 2020 ईस्वी को इसका शुभारंभ किया गया। और किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया? एक तो है कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन अकादमी, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन अकादमी, और दूसरा इसके साथ में राजस्थान पुलिस के द्वारा इस अभियान को क्या किया गया? जन जागरण मुक्ति कारवा, बालकों का जो दुर्व्यापार हो रहा है, बालकों का जो शोषण हो रहा है, इसको कम करने के लिए जो ये अभियान है, ये राजस्थान पुलिस और राजस्थान पुलिस के साथ में किसके द्वारा? कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन अकादमी के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। कितनी तारीख को? 31 जनवरी 2020 को। और इसको हरी झंडी किसने दी थी? हरी झंडी इसका उद्घाटन किया गया था, यानी राजस्थान पुलिस के डीजीपी, और डीजीपी का नाम क्या है? भूपेंद्र सिंह। डीजीपी भूपेंद्र सिंह के द्वारा इसको हरी झंडी दी गई थी। ये बड़ा क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जब ध्यान में रखना। राजस्थान के डीजीपी और जिनका नाम क्या है? भूपेंद्र सिंह। और कौन सा अभियान? जन जागरण अभियान को क्या किया गया था? हरी झंडी दी गई थी। तो यानी क्वेश्चन ध्यान में रखना, बाल संरक्षण। और हमने जो पिछली क्लास है उसमें भी हमने परिचर्चा की थी कि बाल श्रम संरक्षण जो प्रोटेक्शन डे है वो कब मनाया जाता है? 12 जून को। और मैंने ये भी बताया था कि किसके द्वारा मनाया जाता है। तो वहां पर भी आपका क्वेश्चन होगा कि ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अरे सर, कब से मनाया जा रहा है? तो फटाफट आंसर देने की कोशिश करना। 12 जून 2012 से मनाया जा रहा है ILO के द्वारा बाल संरक्षण दिवस। 12 जून को मनाया जाता है। तो इसका संबंध भी किससे है? वो बालकों के संरक्षण से संबंधित है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ध्यान में रखना, एक बिंदु और ध्यान में रखना, कैलाश सत्यार्थी क्वेश्चन का जो अपन बात करते हैं कि जो जन जागरण अभियान को शुरू करने वाले कैलाश सत्यार्थी और राजस्थान पुलिस में के साथ में कैलाश सत्यार्थी जो चिल्ड्रन अकादमी है, तो इस कैलाश सत्यार्थी का संबंध किससे? कैलाश सत्यार्थी का संबंध किससे है? यानी साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा जो प्राइज है, दुनिया का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में 1980 ईस्वी में एक पुस्तक लॉन्च की थी। उस पुस्तक का नाम है बचपन बचाओ, यानी सेविंग चाइल्डहुड
बचपन बचाओ नामक पुस्तक के लिए। इनको अपन बात करते हैं कि 2014 में मलाला यूसुफजई और मलाला यूसुफजई के साथ में इनको नोबेल प्राइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और मलाला यूसुफजई के बारे में अपन बात करते हैं तो मलाला यूसुफजई यानी अपन बात करते हैं कि जो पाकिस्तान की बालिका जिसने सबसे कम उम्र में यानी नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, मलाला यूसुफजई के साथ में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि 2020 का सबसे गर्म जिला, 2020 का सबसे गर्म जिला कौन सा है बना है। तो आप इसका सही आंसर क्या दोगे? पिलानी, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो इसका फटाफट आंसर देने की कोशिश करना। शाबाश। इसका सही जो आंसर होगा वो कौन सा जिला होगा? चूरू जिला। शाबाश। इसका सही आंसर 2 नंबर का ऑप्शन चूरू जिला सबसे गर्म जिला है। और इसके बारे में इस क्वेश्चन का 360 डिग्री, सर ये चूरू कैसे होगा इसको समझाइए। तो यानी जैसे अपना ये अपना राजस्थान है, राजस्थान, अब राजस्थान के भीतर अपन बात करते हैं ये जैसे अपना राजस्थान है और इस राजस्थान में अपन बात करते हैं इधर से एक रेखा होकर गुजरती है। उस रेखा का नाम क्या है? उस रेखा का नाम है करक रेखा। इधर से जो रेखा होकर गुजरती है उस रेखा का नाम क्या है? करक रेखा। और करक रेखा कहां से होकर गुजरती है? करक रेखा बांसवाड़ा से। यानी यहाँ पर जो जिला है बांसवाड़ा और यहाँ पर है आपका डूंगरपुर। यहाँ पर अपन बात करते हैं इधर से एक रेखा होकर गुजरती है, उस रेखा का नाम है करक रेखा। प्यारे बच्चों इस रेखा का नाम क्या है? करक रेखा। और इसको इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है? कैनकर ऑफ टॉपिक। कैनकर और टॉपिक के नाम से जाना जाता है। सर यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी कब गिरती हैं? तो यहाँ पर ध्यान में रखना, सूर्य की किरणें कितनी तारीख को सीधी गिरती हैं? यहाँ पर सूर्य की किरणें हैं वो 21 जून को लंबवत गिरती हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत गिरती है। तो सर ये यहाँ पर जो चूरू है ये गर्म कैसे हुआ? सबसे गर्म तो बांसवाड़ा होना चाहिए। अरे भाई यहाँ पर क्या होता है कि बांसवाड़ा में जो सूर्य की किरणें गिरती हैं उनका अधिकांशतः यूटिलाइज कर लिया जाता है, अधिकांशतः उपयोग में काम में लिया जाता है, सोलर तापमान में काम में ले लेते हैं। और यहाँ का जो तापमान है, सूर्य का जो सूर्य ताप है उसको कम काम में लेने के कारण यहाँ पर यानी जो गर्मी है या अपन बात करते हैं कि सूर्य का जो तापमान है वो हाई रहता है, ज्यादा रहता है। दूसरा कारण और भी बता सकते हैं कि यहाँ पर वनस्पति का भी अभाव है। वनस्पति का अभाव होने के कारण भी यहाँ पर यानी गर्मी क्या रहती है? तेज रहती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं, ध्यान में रखना कि राजस्थान का 2020 का सबसे गर्म जिला कौन सा रहा है? तो चूरू रहा है। बागिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान में रखना। बागिन MT2 अभी हाल ही में 2 शावकों के साथ में नजर आई है, 2 शावकों के साथ में नजर आई है। इनका संबंध किस अभ्यारण्य से है? तो इनका संबंध के बारे में बात करते हैं। MT2 इनका संबंध पहले नंबर का ऑप्शन होगा सरिस्का, दूसरे नंबर का रामगढ़, तीसरे नंबर का रणथंभौर, 4 नंबर का ऑप्शन क्या है? मुकुंदरा हिल्स। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर देने की कोशिश करना मेरे शेर और सैनियों। मुकुंदरा हिल्स होगा या रणथंभौर होगा या सरिस्का होगा या रामगढ़? इसका जो सही आंसर होगा, शाबाश शाबाश, इसका सही आंसर होगा वो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क होगा। अब यानी ये अपन बात करते हैं कि नजर आई, अभी हाल ही में जो MT2 नामक जो बागिन है वो 2 अपने बच्चों के साथ में नजर आने के कारण हमारे राजस्थान के CM जो अशोक गहलोत हैं उन्होंने भी ट्वीट करके यानी खुशी जाहिर की है या खुशी जताई है। अब इसके बारे में और अपन विश्लेषण करते हैं कि ये MT2 कहां से ट्रांसफर किया गया था। इसको सन 2018 में कहां से भेजा गया था? इसको रणथंभौर से भेजा गया था। यानी MT2 को कहां से भेजा गया? रणथंभौर से इसको क्या किया गया था? मुकुंदरा हिल्स में स्थानांतरित किया गया था। अब इसके बारे में और बात करते हैं कि मुकुंदरा हिल्स जो नेशनल पार्क है उसके बारे में हम परिचर्चा करते हैं कि इसका जो नामकरण है वो किसके नाम पर रखा गया। तो आप ध्यान में रखना मेरे दोस्तों, यहां पर एक हाड़ौती का एक प्रकृति प्रेमी है, हाड़ौती का प्रकृति प्रेमी का नाम है राव मुकुंद सिंह। प्रकृति प्रेमी राव मुकुंद सिंह, राव मुकुंद सिंह के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? मुकुंद सिंह के नाम पर इसका नाम रखा गया क्या? मुकुंदरा हिल्स नेशनल
पार्क। अब इसका ही और क्वेश्चन अपन देखते हैं, सर इसको अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? अभ्यारण्य का दर्जा इसको दिया गया 1955 ईस्वी में, इसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया सन 1955 ईस्वी में। क्वेश्चन को ध्यान में रखना कि सर जो अपन बात करते हैं कि अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था? 1955 में। इसको अपन बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको दिया गया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 9 जनवरी 2012 को इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। इसके बाद में यहां पर बाघ परियोजना भी लागू की गई थी, टाइगर प्रोजेक्ट भी लागू किया गया। तो टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू किया गया था? बाघ परियोजना कब लागू की गई थी? यानी अपन बात करते हैं 10 अप्रैल 2013 ईस्वी को यहां पर क्या लागू की गई थी? बाघ परियोजना, जो अपने राजस्थान की 3 नंबर की, पहली तो रणथंभौर, दूसरी सरिस्का और 3 नंबर की जो बाघ परियोजना है वो यहां पर लागू की गई थी, जिसकी डेट भी आपको ध्यान में रखना है 10 अप्रैल 2013 ईस्वी को। 10 अप्रैल 2013 ईस्वी को तीसरी जो बाघ परियोजना है प्रदेश की, वो यहां पर क्या किए गए थे? लागू की गई थी। दूसरी कौन सी है? सरिस्का। और 1 नंबर की कौन सी है? वो है आपकी रणथंभौर। अब यानी यहाँ आपको और बिंदु यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो मुकुंदरा हिल्स जो नेशनल पार्क है, यहाँ पर एक अबेली मेणी का महल भी स्थित है। अबेली मेणी का महल भी स्थित है, जिसे हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अबेली मेणी के महल को कहा जाता है। वो भी कौन से अभ्यारण्य में है? वो भी राष्ट्रीय उद्यान में है, मुकुंदरा हिल्स। तो आप ध्यान में रखना, बागिन MT2 अपने 2 शावकों के साथ में नजर आई, तो करंट की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 9 जनवरी 2012 को, और बाघ परियोजना के बारे में भी आपको ध्यान में रखना 10 अप्रैल 2013 को यहाँ पर राज्य की या प्रदेश के 3 नंबर की बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट लगाया गया। अब सर एक बिंदु और बता दीजिए हमारे को, तो भाई कौन सी बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बाघ का वैज्ञानिक नाम भी आपको ध्यान में रखना। तो बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेंथेरा टाइगिस। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? अरे भारत का राष्ट्रीय जो पशु है उसका वैज्ञानिक तो आपको आना ही चाहिए। तो इसका क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है पेंथेरा टाइगिस। पेंथेरा टाइगिस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखना MT2 और MT1 भी कहां पर है? ये भी मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क में स्थित है। इसके बाद में अगला अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, बड़ी उम्मीद करता हूं मैं आपसे। प्रदेश की पहली कुश्ती अकादमी कहां खोलेगी? प्रदेश की पहली कुश्ती अकादमी कहां पर खोलेगी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश की पहली कुश्ती अकादमी कहां पर खोलेगी? फटाफट आंसर दीजिए। झुंझुनू में, भरतपुर में, जयपुर में, और 4 नंबर का ऑप्शन होगा आपका दौसा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? दौसा, जयपुर या भरतपुर या झुंझुनू? शाबाश, आंसर देने की कोशिश करना। प्रदेश की पहली कुश्ती अकादमी कहां खोली गई है? शाबाश। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका भरतपुर। यानी अपन बात करते हैं कि पहली कुश्ती अकादमी कहां स्थित है? भरतपुर में खोली गई है। और भरतपुर में आपने सुना ही होगा कि यहाँ पर एक दुर्ग है, उस दुर्ग का नाम है लोहागढ़ दुर्ग, और लोहागढ़ दुर्ग के पास में लोहागढ़ कुश्ती अकादमी खोली गई है। ये आपको ध्यान में रखना। भरतपुर जो जिसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार के नाम से जाने वाले जिले में पहली कुश्ती यहीं वहीं से यानी प्रवेश करवा दी कुश्ती के खिलाड़ियों को। अरे कुश्ती के खिलाड़ियों को प्रवेश करवा दिया गया राजस्थान में। अरे तो प्रवेश द्वार कौन सा है? प्रवेश द्वार अपना भरतपुर जिला है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे इसे एग्जाम यहीं पर लगा लेना, इंपॉर्टेंट, IMPORTANT, इंपॉर्टेंट। हाल ही में खुम कचम संगीता चानू हाल ही में सुर्खियों में है। इनका संबंध किस खेल से है? तो इसका यानी पहले नंबर का ऑप्शन है फुटबॉल, दूसरा वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन, तीसरा कुश्ती, 4 नंबर का ऑप्शन है मुक्केबाजी। तो इसका सही आंसर देने की कोशिश करना। अरे भाई कौन से संजीता चानू का संबंध किससे है? संजीता अपनी जो शेरनी है संजीता चानू, उनका संबंध कहां से है? तो
कहाँ से, कौन से खेल से हैं? भारोत्तोलन से हैं या कुश्ती से है या मुक्केबाजी से या फुटबॉल से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारोत्तोलन से है। अब इसके बारे में अपन बात करते हैं, इस यहाँ से पोस्टमार्टम करते हैं। संजीता चानू सुर्खियों में क्या है, इस सुर्खियों में क्यों है, इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि ये सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि ये मणिपुर की रहने वाली, ये जो अपनी शेरनी है, ये शेरनी कहाँ की है? ये शेरनी अपनी मणिपुर की रहने वाली है, मणिपुर की निवासी है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों रही? तो डोपिंग के तहत खेलों में बैन लगा दिया गया था, के तहत खेलों में क्या लगा दिया गया था? बैन लगा दिया था। अब कईयों के दिमाग में आ रहा है सर डोपिंग क्या होता है? तो डोपिंग के बारे में भी अपन देखते हैं। डोपिंग यानी खेल खेलते समय या खेलते समय यानी खिलाड़ियों के द्वारा नशीले पदार्थों का जो सेवन करना है वो क्या कहलाता है? वो डोपिंग कहलाता है। खेलते समय नशीले पदार्थों का सेवन करना क्या कहलाता है? डोपिंग के नाम से जाना जाता है। और ये जो प्रतिबंध लगाता है ये कौन सी संस्था लगाती है? वाडा, WADA, वाडा जो संस्था है ये लगाती है, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वाडा लगाती है और राष्ट्रीय स्तर पर नाडा लगाती है। राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी लगाती है? नाडा, NADA। तो अपन बात करते हैं कि इस संस्था के द्वारा इस पर डोपिंग के तहत यानी खेलों पर बैन लगा दिया गया था या प्रतिबंध लगा दिया गया था। संजीता चानू जो सुर्खियों में, और उस बैन को अभी हाल ही में क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब यानी यहां पर अपन बात करते हैं कि हटाने के बाद में अभी भारत सरकार के द्वारा या भारत के द्वारा यानी इस पर जो बैन लगाया गया था यानी जो गलत प्रतिबंध लगाया गया था उसका हट जाने की क्या की है? अभी हाल ही में मांग की है। अब यहां से इसका फुल फॉर्म भी अपन पढ़ेंगे। फुल फॉर्म क्या है यानी इसका पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म यानी वाडा, W का मतलब आप जानते होंगे, इंटरनेशनल होगी तो वर्ल्ड जरूर होगी। वर्ल्ड, ए का मतलब क्या होगा? एंटी, और इसके बाद में अपन लोग बात करते हैं एंटी, डी का मतलब होगा डोपिंग और ए का मतलब होगा एजेंसी, एजेंसी यानी अपन बात करते हैं। और यहां पर राष्ट्रीय स्तर पर अपन बात करते हैं, वर्ड के स्थान पर क्या आ जाएगा? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये जो इंटरनेशनल वाली है वर्ल्ड वाडा कहां पर स्थित है ये भी आपको ध्यान में रखना। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? प्यारे दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहां पर अवस्थित है? तो बताएंगे कि मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल कहां पर है? मॉन्ट्रियल है कनाडा में। मॉन्ट्रियल जो नामक स्थान है वहां पर इसका मुख्यालय है। और सर यहां से आप ये भी देखेंगे कि मॉन्ट्रियल है ये क्यों फेमस है, यानी अपन बात करते हैं कि ये मॉन्ट्रियल है ये क्यों फेमस है? और भी किसी चीज के लिए फेमस होगा? हाँ जी हाँ, फेमस है किसके लिए? कागज उद्योग के लिए। कागज उद्योग के लिए, कागज या पेपर इंडस्ट्रीज के लिए जो फेमस स्थान है वो मॉन्ट्रियल है। और मॉन्ट्रियल कहां पर है? कनाडा में। और अपन बात करते हैं वहां पर वाडा का मुख्यालय स्थित है। अब कनाडा के बारे में भी आपको एक दो बिंदु ध्यान में, या अपन बात करते हैं कि करंट से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको ध्यान में रखने होंगे। करंट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ के पीएम कौन है? तो यहाँ के पीएम है जस्टिन ट्रूडो। वर्तमान में एट प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन आता है? जस्टिन ट्रूडो। किस देश के प्रधानमंत्री हैं? जस्टिन ट्रूडो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? वो कनाडा देश के प्रधानमंत्री हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम है जस्टिन ट्रूडो है भाई। अब आगे देखना, इसके बाद में एक बिंदु और ध्यान में रखना, कनाडा की राजधानी का नाम क्या है? ओटावा। और यहाँ की मुद्रा के बारे में बात करेंगे तो यहाँ की मुद्रा है डॉलर। कनाडा की भाषा वही इंग्लिश है, इंग्लिश भाषा है कनाडा की। मुद्रा का नाम है डॉलर। और यहाँ पर अपन लोग बात करते हैं कि कनाडा की राजधानी का नाम क्या है? ओटावा। और एक क्वेश्चन और ध्यान में रखना कि विश्व का सबसे ज्यादा समुद्र के साथ में सीमा बनाने वाला, जो बॉर्डर बनाने वाला जो देश है, उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है कनाडा। सबसे ज्यादा समुद्र के साथ में सीमा बनाने वाला जो राष्ट्र है उस राष्ट्र का नाम है कनाडा राष्ट्र है। अब इसके बाद में अपन लोग बात करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार दोबारा इसका देख लेना कि हाल ही में संजीता चानू, एग्जाम में आप देख लेना, यहीं पर इंपोर्टेंट लगा लेना। संजीता चानू हाल ही में सुर्खियों में है, भारोत्तोलन से है, मणिपुर से है। ये कहाँ की है? ये अपनी श्रेणी मणिपुर की है। और ये डोपिंग यानी खेल के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन करना, डोपिंग के तहत इसको पर खेलों पर बैन लगा दिया गया था, जिसको अभी हाल ही में हटा दिया गया। हाल ही में हटाने के बाद में अपन लोग बात करते हैं
कि भारत के द्वारा इस पर जो बैन गलत प्रतिबंध लगाया गया था उसका हर्जाना लेने के लिए अभी हाल ही में मांग की है। अब संजीता चानू हाल ही में इसको 2018 का अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। 2018 का अर्जुन अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जाएगा। सर अर्जुन अवार्ड ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? अरे भाई खेल क्षेत्र में दिया जाता है। अरे कब से दिया जा रहा है तो ये भी ध्यान में रखना, 1961 से 1961 ईस्वी से अर्जुन अवार्ड, और जिसमें पुरस्कार राशि दी जाती है 5 लाख रुपए। पुरस्कार राशि की बात करते हैं तो पुरस्कार राशि कितनी दी जा रही है? 5 लाख रुपए दी जा रही है। भाई सफलता का जो ताला होता है उसकी 2 कुंजियां होती है। सफलता का जो ताला होता है उसकी 2 कुंजियां होती है। एक कुंजी क्या होती है? कठिन परिश्रम, और दूसरा होता है दृढ़ संकल्प। यानी आपको दृढ़ संकल्प करना ही होगा, मुझे इस वैकेंसी में लगना ही है। आपको टारगेट ठानना ही होगा, और ठानने का सिद्धांत आपको कहीं नहीं मिलेगा, न जूलॉजी में मिलेगा, न मैथ में, न ज्योग्राफी में, न पॉलिटिकल में। आपको ठानना पड़ेगा कि मुझे इस वैकेंसी में लगना ही है, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। क्या मिलेगी? सफलता। तो आज ही ठान लो, आने वाला जो समय है जो यानी लगभग 3 से जो 4 महीने हैं आपके लिए बड़े अच्छे साबित हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दृढ़ संकल्प। वो चाहे किसी का भी हो सकता है, माता पिता का हो सकता है, या अपन बात करते हैं कि भाई बहन का हो सकता है, किसी का भी दृढ़ संकल्प लेकर आपको कठिन परिश्रम करना होगा। अब यानी अपन बात करते हैं, एक क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। देखना अभी हाल ही में संजीता चानू 2018 का इसको क्या दे देगा? अर्जुन अवार्ड। अब आपकी ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी। पुरस्कार राशि कितनी दी जा रही है? 5 लाख रुपए दी जा रही है। अब फिर से एक क्वेश्चन और ध्यान में रखना, भारत का सबसे बड़ा प्राइज कौन सा है? भारत का खेल जगत का सबसे बड़ा प्राइज कौन सा है? तो भारत का खेल जगत का सबसे बड़ा प्राइज का नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत का खेल जगत का सबसे बड़ा प्राइज की बात करेंगे तो सबसे बड़ा प्राइज है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। सर जी ये भी बता दो कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ, अभी बताते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। 1991-92 यानी 1991-92 ईस्वी में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अरे भाई आप बात करेंगे 2020 को जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो किसे दिया जाएगा? वो अपने पंडित जी के बेटे, और पंडित जी के बेटे का नाम क्या है? अरे भाई कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी को दिया जाएगा? रोहित शर्मा। और चौथे खिलाड़ी ऐसे बन जाएंगे क्रिकेट खिलाड़ी जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चौथे क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा। यानी कौन सा पुरस्कार दीजिएगा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अरे भाई इसमें राशि भी ध्यान में रख लेना, भारत का सबसे बड़ा है खेल जगत का पुरस्कार है तो राशि भी आपको ध्यान में रखना होगा। 7.5 लाख रुपए इसकी क्या है? इनाम राशि प्रदान की जाती है। कौन से पुरस्कार में? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में सम्मानित, यानी 7.5 लाख रुपए से एक प्रशस्ति पत्र भी साथ में दिया जाता है। अब यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा संजीता चानू क्यों सुर्खियों में, कहां से संबंधित है। इनको 2018 का अर्जुन अवार्ड दे देगा। भारत का सबसे बड़ा खेल जगत का पुरस्कार कौन सा है? कितनी राशि दी जाती है? अर्जुन अवार्ड कब से शुरू किया गया था? और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से शुरू किया गया था? अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, G7 में शामिल देश नहीं है। G7 यानी अभी हाल ही में ये भी सुर्खियों में रहा है। क्यों सुर्खियों में रहा है? इसका रहने का कारण क्या है कि ये सम्मेलन अभी जून माह में होने वाला था, लेकिन इसको क्या कर दिया है? पोस्टपोन कर दिया है, और इसे सितंबर तक पोस्टपोन कर दिया गया है। ये अब सितंबर में आयोजित होगा। और कहाँ आयोजित होने वाला था? अमेरिका में। तो ये सितंबर माह में कहाँ पर होगा? अमेरिका देश में। तो यहाँ पर आप देखते हैं G7 में शामिल देश नहीं है। तो सबसे पहले अपन तो बात करते हैं G7 क्या होता है। G7 ग्रुप ऑफ 7 नेशन, 7 राष्ट्रों का जो समूह है उसको G7 के नाम से जाना जाता है। सर जी ये 7 राष्ट्र कौन कौन से हैं? अरे भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी आपको एक बिंदु ध्यान में रखना होगा, GF को जूस पिलाना। सर GF का नाम लेते तो कुछ हो रहा है भाई। GF कभी भूल सकते हो क्या? GF को, गर्लफ्रेंड को कभी भूल सकते हो क्या? जी सर नहीं भूल सकते हैं। GF और उसको जूस पिलाया हुआ तो कभी नहीं भूलेंगे। GF को जूस पिलाना, GF को जूस पिलाना, GF को
जूस पिलाना। अब यानी अपन बात करते हैं इनकी गोद भराई कर देते हैं, गोद भराई कर देते हैं। जी एफ गोद भराई कर दो भाई, जी एफ पिलाना। यानी पिलाने के बाद में क्या हो जाते हैं, सभी साइलेंट हो जाते हैं, साइलेंट। पिलाना क्या रहेगा यहाँ पर, साइलेंट। जी एफ यानी गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना भाई, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना यानी पिलाना, ये कभी नहीं भूल सकते हैं। अरे 7 राष्ट्रों का समूह यही तो है। जी का मतलब जर्मनी, इसकी डिलीवरी करो भाई, गोद भराई हो गई तो डिलीवरी करो जर्मनी। एफ का मतलब क्या होगा, फ्रांस, एफ का मतलब क्या होगा यहाँ पर, फ्रांस। जे का मतलब जापान, और यू का मतलब यूएसए, और आई का मतलब इटली। कौन सा इटली, इटली। और इसके बाद में सी का मतलब कनाडा, न कि चाइना। यहां पर ध्यान में रखना, आई का इंडिया मत कर लेना और सी का चाइना मत कर लेना, इंडिया और चाइना दोनों ही नहीं है। और ई का मतलब क्या होगा, इंग्लैंड, इंग्लैंड। अब पिलाना क्या रहेगा यहाँ पर, साइलेंट। यानी आपको एक बिंदु ही तो ध्यान में रखना है, जीएफ को जूस पिलाना, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। जी का मतलब जर्मनी, एफ का मतलब क्या होगा, फ्रांस, और इसके बाद में जे का मतलब जापान, यू का यूनाइटेड किंगडम, सॉरी यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। अब यानी इसके बाद में अपन लोग बात करते हैं सर जी 2000, इसमें देखो कौन सा आंसर सही होगा, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, भारत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, भारत। यानी इसका सदस्य राष्ट्र कौन सा नहीं है, वो आपका भारत सही आंसर माना जाएगा। इसके बाद में आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है इटली। अब आगे देखो इसके बारे में, 2020 का जो ये सम्मेलन है, ये सम्मेलन कहाँ होना था, अमेरिका में, लेकिन हो नहीं पाया। कब होगा, सितंबर में 2020 का अमेरिका में। सर जी ये भी बता दो 2019 में कहाँ आयोजित हुआ था, 2019 में 45वां G7, ये 46वें नंबर का है और ये 45वें नंबर का है। तो जो 2019 का 45वें नंबर फ्रांस के पेरिस शहर में, फ्रांस के पेरिस शहर में संपन्न हुआ था, 45वें नंबर का G7 शिखर सम्मेलन है। अब इसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान में रखना G7 में शामिल नहीं है भारत, यानी गर्लफ्रेंड को क्या करना, जूस पिलाना। और इसके बारे में एक बिंदु और ध्यान में रखना, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी, स्थापना। G7 जो 7 देशों का जो राष्ट्र का एक समूह है, इनकी स्थापना 1975 में, 1975 ईस्वी में इसके क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा बता देते हैं। जी का मतलब जर्मनी, एफ का मतलब फ्रांस, जे का मतलब जापान, यूएसए, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया। हाल ही में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को क्या घोषित किया गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अरे बड़े गर्व की बात है, अभी अपने कौन से राज्य के कुशीनगर हवाई अड्डे को क्या कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया गया। तो आपका पहले नंबर का ऑप्शन रहेगा मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा हरियाणा, 4 नंबर का ऑप्शन है ओडिशा। इसका सही आंसर क्या है, फटाफट आंसर देने की कोशिश करना। इसका सही आंसर क्या होगा, ओडिशा होगा, हरियाणा होगा, उत्तर प्रदेश होगा या मध्य प्रदेश होगा। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है, तो ये कहां पर स्थित है, शाबाश, फटाफट आंसर देने की कोशिश करना। किस राज्य में अवस्थित है कुशीनगर, शाबाश, ये कौन से राज्य में अवस्थित है, ये उत्तर प्रदेश में। इसका 2 नंबर का आंसर क्या होगा, सही माना जाएगा। 2 नंबर का आंसर है, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब थोड़ा सा इसको अपन क्या कर लेते हैं, 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं। कुशीनगर के बारे में और भी क्या फेमस है, यानी कुशीनगर बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान भी है। सर जी बौद्ध धर्म से कैसे है बताइए, तो देखो अपन बात करते हैं बौद्ध धर्म से बारे में बात करेंगे। आपने नाम सुना होगा महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, वो मृत्यु कहां पर हुई थी, कुशीनगर के पावा नामक स्थान पर। कुशीनगर के पावा नामक स्थान पर किनकी मृत्यु हुई थी, यानी महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। और जिनके बारे में बात करते हैं, आप इतिहास में पढ़ते हैं, इतिहास में क्या पढ़ा जाता है कि इनका जो जन्म होता है, ये इनका जन्म कहां होता है, नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर। नेपाल के
लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म होता है और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? गया या बोध गया बिहार में। बोध गया बिहार में इनको किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति। और इनका जो जन्म हुआ था वो किनके घर में हुआ था? सुदोधन। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सुदोधन था और माता का नाम था माया देवी। माता का नाम क्या था? माया देवी। इनके घर में जन्मे कौन? गौतम बुद्ध, जिनको बाद में महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाते हैं। तो यानी ये कुशीनगर है। इसी कुशीनगर के पावा नामक स्थान पर यानी किनकी मृत्यु हुई थी? महात्मा बुद्ध की। तो ये कुशीनगर इसलिए भी फेमस है। तो आप करंट की दृष्टि से इसको जोड़कर एग्जामिनर यहां से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। ये क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। महात्मा बुद्ध, इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी के बारे में बात करेंगे। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी थी यशोधरा। पत्नी का नाम है यशोधरा। पत्नी कौन सी नाम क्या था? यशोधरा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री है, मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, जो अपने ट्रांसपोर्टेशन जो मिनिस्टर हैं, जो परिवहन मंत्री हैं एट प्रेजेंट टाइम में, उनका नाम है नितिन गडकरी द्वारा किस परियोजना के तहत यानी निर्मित चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है? चंबा सुरंग बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। यानी अपन बात करेंगे कि जो चंबा सुरंग है, पहले नंबर का ऑप्शन होगा यहाँ पर उत्तराखंड, दूसरे नंबर का बिहार, तीसरे नंबर का तेलंगाना, चौथे नंबर का क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ओडिशा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर देने की कोशिश करना कमेंट बॉक्स में। मैं आपका आंसर देख रहा हूं। ओडिशा होगा या कौन सा होगा इसमें? बिहार होगा, उत्तराखंड होगा, या फिर अपन बात करते हैं कि हरियाणा या तेलंगाना होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। इसका जो सही आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। अब यानी यहां पर आप देखेंगे उत्तराखंड में चंबा सुरंग बनाई जा रही है, जिसका उद्घाटन अपने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 2016 में अपन बात करते हैं एक परियोजना लॉन्च किया था। उस परियोजना का नाम है चार धाम परियोजना। चार धाम परियोजना। चार धाम परियोजना के बारे में बात करते हैं। तो चार धाम परियोजना उत्तराखंड में कौन से 4 शहरों को या कौन से 4 जो धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा? जिसके तहत एक नंबर का आता है आपका बद्रीनाथ, दूसरे नंबर का आपका केदारनाथ, तीसरे नंबर का आपका आंसर होगा जहां से गंगा नदी किलकिलाती है, गंगोत्री नामक स्थान से, और चौथा नंबर है यमुना, जहां से निकलती है उस स्थान को कहा जाता है यमुनोत्री। इन 4 स्थानों को आपस में, इन 4 धामों को जोड़ने का जो सड़क बिछाने का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को कहा जाता है 4 धाम प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के तहत यानी केंद्रीय जो मंत्री है नितिन गडकरी के द्वारा उद्घाटन किया गया उस सुरंग का नाम क्या है? अरे भाई, उस सुरंग का नाम चंबा सुरंग है। और ये चंबा सुरंग कहां पर है? ये चंबा सुरंग उत्तराखंड राज्य में है। और यहां से और क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड की राजधानी का नाम क्या है? उत्तराखंड की आजकल दूसरी राजधानी भी हो गई है। एक राजधानी तो आपको पता ही होगा कि शीतकालीन राजधानी कौन सी रह गई है? विंटर टाइम पीरियड की तो रह गई है देहरादून। और ग्रीष्मकालीन अभी जो नई पहाड़ी क्षेत्र को राजधानी बना दिए गए हैं, ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो कौन सी है? गैरसैंण। ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो कौन सी है? गैरसैंण राजधानी है, गैरसैंण। ग्रीष्मकालीन जो राजधानी का नाम है वो है गैरसैंण राजधानी। किस राज्य की? उत्तराखंड की राजधानी है। जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश की भी 2 राजधानियां हैं। एक कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? एक का नाम है जो है शिमला, और शिमला का नया नाम क्या हो गया? शामला। और दूसरी हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? दूसरी राजधानी का बात करेंगे तो धर्मशाला। दूसरी राजधानी के बारे में बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश की भी 2 राजधानियां हैं और उत्तराखंड की भी कितनी राजधानियां हैं? 2 राजधानियां हैं। गैरसैंण अभी हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई है। कौन से राज्य की? उत्तराखंड राज्य की घोषित की गई है। और यहीं से एक क्वेश्चन और ध्यान में रखना है कि यहां पर देश का पहले नंबर का जो नेशनल पार्क है वो यहीं पर स्थित है। देश का पहला जो नेशनल पार्क घोषित किया गया था उसका नाम क्या है? फटाफट आंसर देने की कोशिश करना। इसका देश का पहला नेशनल पार्क किसे घोषित किया गया था? शाबाश शाबाश शाबाश, किसे घोषित किया गया था? तो वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट
नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को भारत का पहला राष्ट्रीय नेशनल पार्क घोषित किया गया था। ये भी आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है, जिम कॉर्बेट। तो आप ध्यान में रखना, चंबा सुरंग किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु किस नाम से रोबोट लॉन्च किया है? अरे भाई, 1 नंबर का ऑप्शन है कैप्टन अर्जुन, 2 नंबर का है कैप्टन करण, 3 नंबर का ऑप्शन है कैप्टन भीम और 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका है कैप्टन भीषम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? कैप्टन अर्जुन होगा, भीषम होगा, या भीम होगा, या फिर करण होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कैप्टन अर्जुन। यानी अपन बात करते हैं कि कोविड-19 के तहत जो अपने कोरोना कोविड-19 के तहत जो योद्धाएं हैं, जो आरपीएफ के जो जवान हैं, वो आरपीएफ के जो जवान हैं वो कोविड-19 के संक्रमण से रोकने के लिए, कोविड-19 के संक्रमण से रोकने के लिए एक रोबोट लॉन्च किया गया है। और वो रोबोट काम क्या करेगा, उस काम के बारे में देखते हैं। रोबोट काम क्या करेगा? पहले नंबर का काम है, जो यात्री हैं उनको सैनिटाइज करेगा, यात्रियों को सैनिटाइज करेगा। और यात्रियों को सैनिटाइज के साथ में जिन भी पैसेंजर के साथ में यानी मास्क नहीं लगाया हुआ, तो उन यात्रियों को क्या किया जाएगा? उनको मास्क देगा वो रोबोट। और मास्क के साथ में और क्या करेगा? मास्क देगा। और मास्क के साथ में तीसरा क्या करेगा? उनको थर्मल स्कैनिंग करेगा, थर्मल स्कैनिंग करेगा, यानी उनके तापमान की जांच करेगा, इनका हाई तो नहीं है, कम है या ज्यादा है, इस प्रकार के यानी थर्मल तापमान की जांच करेगा, सैनिटाइज करेगा और उसके साथ में क्या करेगा? मास्क उनको अवेलेबल करवाएगा। एक बिंदु और ध्यान में रख लेना, रेलवे सुरक्षा, यहां पर रेलवे का नाम आ रहा है, तो रेलवे का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का। भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। तो भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है वो आपका जयपुर वाला सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है। और दूसरे नंबर का कौन सा है? वो भी अपने राजस्थान में ही है। वो कौन सा है? जोधपुर। लेकिन आप बताएंगे सर एक क्वेश्चन और बनता है, सौर ऊर्जा से संचालित जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? गुवाहाटी। सौर ऊर्जा से संचालित कौन सा है? गुवाहाटी। और गुवाहाटी कहां पर है? 100% सौर ऊर्जा से संचालित है। गुवाहाटी असम राज्य में है, असोम राज्य में है। और यहां पर अपन बात करते हैं कि असोम की राजधानी कौन सी है? दिसपुर। लेकिन असोम का एक शहर है गुवाहाटी, और गुवाहाटी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो बसा हुआ शहर है गुवाहाटी, वहां पर सौर ऊर्जा द्वारा संचालित क्या है? सौर ऊर्जा द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन ध्यान में रखना, ये कैप्टन अर्जुन ध्यान में रखना, आपका लक्ष्य भी अर्जुन की तरह ही होना चाहिए। कैप्टन अर्जुन, रेलवे ने क्या लक्ष्य रखा? कैप्टन अर्जुन का रोबोट बनाया, उस रोबोट का नाम क्या रखा गया? कैप्टन अर्जुन। सैनिटाइज करेगा, मास्क अवेलेबल करवाएगा और थर्मल स्कैनिंग करेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी राजेंद्र गोयल का निधन हुआ है, इनका संबंध किस खेल से संबंधित है? राजेंद्र गोयल का संबंध किस खेल से संबंधित है? 1 नंबर का ऑप्शन है क्रिकेट, 2 नंबर का फुटबॉल, 3 नंबर का बैडमिंटन और 4 नंबर का हॉकी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? हॉकी होगा, फुटबॉल होगा, क्रिकेट होगा या कुश्ती होगा? बैडमिंटन होगा, सॉरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? क्रिकेट। इसका सही आंसर क्या होगा? क्रिकेट होगा। इसका सही आंसर होगा वो क्रिकेट होगा। यानी अपन बात करते हैं रणजी ट्रॉफी में, रणजी ट्रॉफी खेलने वाले क्रिकेट खिलाड़ी जिनका नाम क्या था? राजेंद्र गोयल, उनका हाल ही में क्या हो गया? यानी मृत्यु हो गया या निधन हो गया। इसके बाद में अपन लोग बात करते हैं कि रणजी ट्रॉफी के में सर्वाधिक विकेट लेने वाले, सर्वाधिक विकेट झटकने वाले या झटके किस खिलाड़ी ने? राजेंद्र गोयल ने। सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी है जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है? उनका संबंध क्रिकेट से है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफी है। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए आप, और खुद को, समाज को और देश को बड़ी से बड़ी मात्रा में आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश
करें। ठीक है भाई, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय।